बच्चों, मैं रजत कुमार आपको क्लास 11th की मैथ्स पढ़ा रहा था, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और एक्सरसाइज 1.1 भी करा दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपका स्क्रीन पे दे रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आपको पहला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के कौन से उदाहरण है, ये बताना है। आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, उन 4 पॉइंट में आपको ये देखना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन सा नहीं। आपको हमने पहले भी बताया रिक्त समुच्चय के लिए क्या होता है। अगर महिला कोष्टक के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ये आपका क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, या इसको हम क्या करते हैं, फाई से दर्शाते हैं, तो ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। आपको इस चीज के लिए इस चीज के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, जब मैंने आपको बेसिक चीजें पढ़ाया था, समुच्चय एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीजों में बता दिया था रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं आपका क्या कह रहा है। कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही कहा है, कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 से भाज्य जो भी हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, विषम प्रकृत संख्याएं। ठीक है, विषम प्रकृत संख्याएं में देखेंगे तो आपका 1, 3, 5, 7, डैश करके इस तरीके से आपको काफी संख्याएं ऐसी हैं जो विषम संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे संख्याएं जो है आपको सभी मिलती जाएंगी विषम। उसमें आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, इसमें आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिख रही जो 2 से भाज्य। आपसे क्वेश्चन में यही कहा ना, 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कोई भी संख्या इसमें दिख रही है क्या जो 2 से भाज्य है? नहीं दिख रही ना। इसका मतलब ये 2 से भाज्य, इसमें ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये रिक्त समुच्चय हमारा है। और रिक्त समुच्चय के पहले बताया था, या तो हम महिला कोष्टक बना देंगे या तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। क्लियर हो रही बात। आपसे पूछा था 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्रकृत संख्या क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपकी विषम प्रकृत संख्याएं आ जाएंगी। इनमें देखना है जो विषम संख्याएं आ रही हैं, इनमें कोई भी ऐसी संख्या देखना है कि जो 2 से भाज्य है। देख रहे हैं कि जितनी भी हमको अभी तक में मिली उसमें कोई भी 2 से भाज्य नहीं। इस तरह आगे भी आप जाएंगे वो भी कोई भी संख्या ऐसी जो भी विषम होंगी 2 से भाज्य नहीं होंगी। तो जब 2 से भाज्य नहीं है इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। आपसे सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या कहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आपसे कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसमें देखते हैं सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। कौन कौन सी, देखिए अभाज्य संख्या। अगर देखेंगे अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7 इस तरीके से आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, इनमें एक आपका ये 2 ही ऐसा मिल रहा है जो सम संख्या है। 2 सम संख्या है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस में बोला क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे या और 1 से कटे। तो जितनी भी संख्या यहाँ पे हमने लिखा है या तो स्वयं से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना।
अब सम की बात किया था तो सम में हमें ये 2 मिल गया, तो यहाँ पर एक अवयव मिला। अगर एक अवयव मिला तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, बदले कोष्ठक के अंदर ये लिखेंगे। तो ये क्या रिक्त समुच्चय है? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मंजिला कोष्ठक है उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, तभी रिक्त समुच्चय कहलाएगा। लेकिन इस मंजिला कोष्ठक के अंदर एक अवयव है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है x सच डैट x एक प्रकृत संख्या है। क्या कह रहा है? x सच डैट x एक प्रकृत संख्या है लेस देन 5 और साथ ही साथ कह रहा है x ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा आपसे? कहा है x सच डैट x एक प्रकृत संख्या है x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। आपसे इसका कहने का मतलब ये है कि x का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना है। इसका मतलब क्या कह रहा है, x का मान 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन देखते हैं। इस नंबर लाइन में मान लीजिए यहाँ पर ये, मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मान लो ये 7 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 6 है। इधर आ जाओ 4 मिलेगा और उधर आएगा 8। ठीक है, ये एक आपका नंबर लाइन हमने बना दिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन फिर से समझिएगा। कह रहा है एक x सच डैट x एक प्रकृत संख्या है x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। मतलब x का मान यहाँ पे 5 से छोटा होना चाहिए और आगे कहा है कि x का मान 7 से बड़ा। तो क्या ऐसा कोई संख्या यहाँ पर मिलना संभव है? देखिए 5 से छोटा ये, 7 से बड़ा ये, इन दोनों के बीच में कोई संख्या मिली? नहीं मिली। तो क्या हो जाएगा, ऐसी कोई भी संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हूं, तो क्या हो जाएगा, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है तो क्या हो गया, ये रिक्त समुच्चय। क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। या तो मंजिला कोष्ठक बना दीजिए या 5 का चिन्ह बना दीजिए या आप लिख दीजिए ये रिक्त समुच्चय है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा y सच डैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या कहा है चौथा पॉइंट में? कह रहा है y सच डैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ये क्वेश्चन का है। अब किन्हीं दो समांतर रेखाओं की बात की तो हम सबसे पहले दो समांतर रेखा खींचे।
एक ये हमने दो समांतर रेखा खींच ली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से कह रहा है y सच दैट y इन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये एक समांतर रेखा है, इन दोनों के बीच में देखो ये समांतर रेखा हो गई, दो समांतर रेखा है, इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलना संभव है क्या? दोनों को आगे बढ़ाते चले जाओ, कहीं अनंत में जाके मिलना संभव हो तो हो सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिला? नहीं मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? दो समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्लियर है? चल, आपका पहला क्वेश्चन का चारों पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? परिमित और अपरिमित। पूरा क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या कहा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। आपसे पूछा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक वर्ष में आपके कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब जब एक वर्ष में 12 महीने होते तो ये आपका क्या है? सुपरिभाषित है, या कह सकते हैं ये सुनिश्चित है। जब ये सुनिश्चित है तो कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम परिभाषा पढ़े हैं परिमित समुच्चय का कि कोई भी मान होता है या कोई भी वैल्यू होती है तो वो एक फिक्स होता है। ठीक है, और एक फिक्स होता है तो वो आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये फिक्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्लियर? मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय, जिसको नहीं गिन सकते वो अपरिमित समुच्चय हो जाता है। चलिए सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको दिया 1 2 3 डैश करके। अब देखिए यहाँ पे अवयव दिया हुआ है आपको। इन अवयवों में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 के बाद डैश डैश लगा दिया। अब डैश डैश लगा दिया तो यहाँ पे हमें निश्चित नहीं है कि कहाँ तक ये संख्या जा रही है, अनिश्चित है। जब ये अनिश्चित है तो ये कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित होगा। कैसा होगा? अपरिमित होगा। क्लियर हो रही ना बात? परिमित समुच्चय के लिए जिसको हम गिन सकते हैं वो आपका परिमित समुच्चय है, जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। इसमें हम इसको गिन नहीं सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित। अगर इसी में आपका 1 2 3 करके ऐसे 1, 2, 3 करके डैश डैश करके मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या मान लो 200 तक ही लिख दिया होता, इसमें आपका ये फिक्स हो गया कि 1 से लेके हमें 200 तक जाना है, हम 1 से लेके 200 तक की संख्याओं को गिन सकते हैं। अगर इसको हम गिन सकते हैं तो ये हमारा कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इसमें आपका डैश डैश करके छोड़ दिया है, ये अनंत तक जा रही है, इसमें हम संख्याओं को नहीं गिन सकते तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है?
तीसरा 1, 2, 3, डैश करके 99, 100। देखिए यहाँ पे वही बात कह दिया ना। देखिए 1 से लेके 100 तक संख्या जा रही है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को आप गिन सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। परिमित है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए चौथा पॉइंट में कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या कहा है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब यहां पे कह दिया 100 से बड़े, तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक की अगर बात किया जाए तो 100 से बड़े धन पूर्णांक में हम गिन नहीं सकते कितनी संख्याएं आएंगी, वो अनिश्चित हो गया। अगर इसी को कह दिया होता कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय, अगर 100 से छोटे धन पूर्णांकों के समुच्चय की बात किया होता तो 100 से छोटे जितने भी धन पूर्णांक संख्या होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते, गिन लेते, तो कैसा समुच्चय कहलाता? परिमित समुच्चय कहलाता। लेकिन यहाँ पे 100 से बड़े की बात किया तो 100 से बड़े में आपको अनंत तक संख्याएं मिलेगी धन पूर्णांक, और उनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, धन पूर्णांकों की संख्या निश्चित नहीं है, अतः ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पांचवा पॉइंट क्वेश्चन में कहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, क्या कहा है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक आएंगे वो कैसी संख्या है? उनको हम गिन सकते हैं। जब हम उनको गिन सकते हैं तो कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या है? परिमित है। क्लियर है ना? 99 से छोटे की बात किया तो 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक होंगे उनको सबको हम गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? परिमित समुच्चय हो जाएंगे। अगर इसी को कह देता कि 99 से बड़े अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से अगर बड़े हो जाते हैं तो उसमें हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेगी 99 से बड़े, तो आपके कैसा हो जाता? अपरिमित हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे वो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय। क्या कहा है? कहा है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आपको यही कहा है क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से आपको बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट वाइज करके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीसरे में 5 पॉइंट दिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। पहला पॉइंट का क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, कहा है एक्स अक्ष के
समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखते हैं एक्स अक्ष की बात किया गया तो ये आपका एक चतुर्थांश हो गया। इस चतुर्थांश में ये आपका क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। तो इसके समांतर ये सारी रेखाएं हैं, खींची जा सकती है ना इस तरीके से रेखा। इसके समांतर हम काफी सारे रेखाएं खींच सकते हैं। तो जब इसके समांतर हम काफी सारी रेखाएं खींच सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अगर इसमें हम जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं अगर उनको हम काउंट कर लेते हैं तो परिमित समुच्चय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि धीरे धीरे रेखाएं बढ़ती ऊपर भी जा रही, नीचे भी जा रही है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसको अगर हम गिन नहीं सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर बनेगा, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अतः अपरिमित समुच्चय है। क्लियर है? ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट का क्वेश्चन क्या कहा है वो देखते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, अब अगर देखें यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला की बात किया तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं और इन अक्षरों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ए से जेड तक में टोटल नंबर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो इसको जब हम गिन सकते हैं तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 26 नियत है, मतलब फिक्स है। ठीक है, जब ये नियत है या फिक्स है तो अतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है। अतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है। क्लियर है? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट में आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरा पॉइंट में कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज। क्या कहा है तीसरा पॉइंट में, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अगर हम 5 के गुणज की बात करें तो हम इसको देख सकते हैं ऐसे, 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 गुणे 3 बराबर 15, इस तरीके से इत्यादि काफी संख्याएं हैं। अब क्या है, इत्यादि असंख्य है।
ठीक है, असंख्य है। जब ये असंख्य है तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अतः 5 के गुणजों का समुच्चय अपरिमित। क्लियर है? चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं आपका क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्या कहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक है, देखिए यहां पर आपसे कहा है पृथ्वी, पृथ्वी पे बात की जा रही है, तो पृथ्वी पे जितने भी जानवर होंगे उनको हम गिन सकते हैं। एक यहाँ पर प्लेस की बात की गई, यहाँ पर प्लेस एक फिक्स हो गया। ठीक है, जैसे यहीं पे कह दिया, पृथ्वी पे कह दिया, या बोल देता कानपुर में रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इलाहाबाद, या कुछ भी बोल देता, तो वहां पे एक परमानेंट प्लेस फिक्स हो गया कि उतनी ही जगहों की बात की गई है, उतने ही जगह के जानवरों को हमको काउंट करना है, गिनना है। अगर संभव है गिनना तो आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा, अगर संभव नहीं है गिनना तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय पूछा है, तो पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जानवर उनको हम गिन सकते हैं। तो जब हम गिन सकते हैं तो कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है। अतः परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। क्या कहा है? से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, अगर मूल बिंदु की बात की जाए तो यहां पर इस चतुर्थांश में मूल बिंदु होते हैं 0,0। ठीक है, तो इस पे अगर वृत्त की बात की जाए तो देखिए इस तरीके से हम वृत्त काफी ढेर सारा इस पे बना सकते हैं। तो ऐसे काफी ढेर सारा वृत्त बन सकते हैं, तो इस वृत्तों की संख्या असंख्य हो जाएगी। जब इन वृत्तों की संख्या असंख्य है तो ये कैसा समुच्चय कहलाएगा? आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन जो भी है 1.2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है।